एक नई वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत ग्रामर में सबसे छोटा टॉपिक है और सबसे सरल टॉपिक है जिसका नाम है वर्ण विचार। वर्ण विचार। संस्कृत वर्णमाला में कुल वर्णों की जो संख्या है वो होती है 46 / 48। अगर आप 8th तक की क्लास के या 10th तक तो जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो आरपीएससी के द्वारा जो मान्यता है वर्णों की वो है 48। इन 48 वर्णों को हम 3 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन, नंबर 3 अयोग। सबसे पहले बात आती है कि वर्ण। वर्ण कहते किसे? वर्ण। तो संस्कृत वर्णमाला में वह छोटी से छोटी ध्वन्यात्मक इकाई जिसके टुकड़े न किए जा सके हों, जिसके खंड न किए जा सके हों, वो क्या कहलाता है? वर्ण। संस्कृत में वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना किए जा सकते हों। संस्कृत में वो छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना किए जा सकते हों वो क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। वर्ण कहलाते हैं। संस्कृत वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या है वो 48 है। इन 48 वर्णों को हम 3 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन और नंबर 3 अयोग। सबसे पहले देते हैं हम स्वर। स्वर कहते किसे? वे वर्ण के निर्माण में किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, स्वर कहलाते हैं। स्वर किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनके निर्माण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता ना होती हो। वे वर्ण जिनके निर्माण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता ना होती हो स्वर कहलाते हैं। स्वर कहलाते हैं। अब सबसे पहले आ रहा है कि स्वर की परिभाषा तो हमें पता चल गया कि स्वर किसे कहते हैं, लेकिन और कैसे पता चले कि ये स्वर है? तो हमेशा याद रखना स्वर हमेशा स्वतंत्र होते हैं। स्वर हमेशा स्वतंत्र होते हैं। दूसरी चीज, स्वरों की कुल संख्या यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे, 9 और 13 होते हैं। आगे अभी बताऊंगा मैं 9 और 13 क्यों हुए। स्वर हमेशा स्वतंत्र होते हैं। स्वरों की कुल संख्या 9 और 13 होती है। स्वरों को 3 भागों में बांटते हैं। स्वरों के जो भेदार्थ
बांटते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर और नंबर 3 प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर, ह्रस्व स्वर कौन से हैं, दीर्घ स्वर कौन से हैं, प्लुप्त स्वर कौन से हैं? तो सबसे पहले पढ़ते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? वे स्वर जिनको बोलने में कम से कम समय लगे। वे स्वर जिनको बोलने में कम से कम समय लगे वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वरों की जो कुल संख्या है वो है 5। ह्रस्व स्वरों की कुल संख्या है 5 और ये जो 5 स्वर हैं वो हैं अ, ई, उ, ऋषि, ले। ऐसे ही दीर्घ स्वर वे स्वर जिनको बोलने में ह्रस्व स्वरों की तुलना में दुगना समय लगे, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। वे स्वर जिनको बोलने में ह्रस्व स्वरों की तुलना में दुगना समय लगे वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वरों की कुल संख्या जो है वो है 8। अ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। अब यहाँ पे बात करते हैं ये जो 8 दीर्घ स्वर हैं, इन 8 दीर्घ स्वरों में जो मूल स्वर हैं वो 4 हैं, ए, ऐ, ओ और औ। इनके अलावा दीर्घा, दीर्घी, दीर्घु, दीर्घ ऋषि, ये इन चारों का जो निर्माण हुआ है, इन चारों का जो निर्माण हुआ है वो है आचार्य पाणिनि ने अश्वचवो नामक सूत्र से किया है। अश्वचवो ये एक सूत्र है। अश्वचवो नामक सूत्र से दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और दीर्घ ऋषि का निर्माण किया है। तो यहाँ पर ये 5 तो हो गए ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से ये 4, 1 2 3 और 4, 5 और 4 हो गए, ये दोनों मिलाकर के हो गए 9। इसलिए यहाँ पे स्वरों की संख्या कितनी आ रही है? ये 9। लेकिन आचार्य पाणिनि ने अश्वचवो नामक सूत्र से लघु आ का दीर्घ आ, ई का दीर्घ ई, उ का दीर्घ उ और ऋषि का दीर्घ ऋषि और बना दिया था। और वो कौन से सूत्र से बनाया था? अश्वचवो नामक सूत्र से बनाया था। ये जो 9 स्वर हैं, इन 9 स्वरों को बोला जाता है मूल स्वर। मूल स्वर। इसके अलावा आचार्य पाणिनि ने अश्वचवो नामक सूत्र से इन चारों स्वरों का निर्माण और किया, तो स्वरों की जो कुल संख्या है वो उस कुल संख्या हो गई 13। कुल संख्या हो गई 13। अब यहाँ पे आता है प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर क्या होता है? वे स्वर जिनके निर्माण में ह्रस्व स्वरों की तुलना में 3 गुना समय लगे, 3 गुना समय लगे। जैसे हम बोलेंगे अ, दीर्घा को बोलेंगे आ, लेकिन प्लुप्त स्वर में बोलेंगे अ। तो जो लंबा स्वर खिंचता है, ऐसा स्वर जिसको बोलने में ज्यादा समय लगे, वो प्लुप्त स्वरों की तुलना में श्रेणी में आता है। तो यहाँ पे जो प्लुप्त स्वरों की संख्या है वो होगी आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। ये 8 हैं प्लुप्त स्वर। और प्लुप्त स्वरों की सबसे बड़ी पहचान है इनके ऊपर इस तरह से लगा देते हैं। तो ये हो गए प्लुप्त स्वर। अब इन प्लुप्त स्वरों को आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ और औ ये है। तो इनके 1 2 3 4 5 6 7 8, इनकी जो संख्या है 8 है। और अगर क्वेश्चन आ जाता है कि वर्ण कितने हैं, तो वर्णों की संख्या यहाँ पे
क्लास 8 तक जो ग्रामर दे रखी है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा वो है 48। इन 48 वर्णों को 3 भागों में बांटते हैं, स्वर, व्यंजन, अयोगवा। इन स्वरों की जो कुल संख्या है वो संख्या है 9/13। यानी कि अगर पेपर में ये पूछ लिया जाए कि स्वरा कति भवन्ति, स्वर कितने होते हैं, तो वहां पर अगर ऑप्शन 9 आता है, 13 नहीं आता है, तो 9 को राइट करेंगे। और अगर ऑप्शन 9 नहीं आता है, 13 आ रहा है, तो ऑप्शन 13 को राइट करेंगे। यहाँ पर जो प्लुप्त स्वर जो दे रखा है, आचार्य पाणिनि के द्वारा एक और क्वेश्चन आ रहा है, आचार्य पाणिनि के द्वारा स्वरों की कुल संख्या कितनी है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो यहां पर करेंगे 21/22। 21/22। अब आप ये कहेंगे 8 3 16 16 5 21 ही होने सर, ये 22वां कहां से आ गया। तो यहां पर 22वां जो स्वर है, ये जो लिली स्वर है, इस लिली स्वर को अगर यहाँ पर हम जोड़ देते हैं, बहुत सी जगह पर 21 दिखाई देता है आचार्य पाणिनि के द्वारा, बहुत सी जगह पर 22 दिखाई देता है। इसलिए जब ऑप्शन में अगर क्वेश्चन आएगा कि आचार्य पाणिनि के द्वारा स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो वहां पर ये दोनों ऑप्शन होंगे, 21/22। इस तरह से एक ऑप्शन होगा, इसी ऑप्शन को राइट करना है। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है व्यंजन की, कि व्यंजन किसे कहते हैं। किसी को कोई चीज समझ में नहीं आती हो, कमेंट में लिख देना, उसी चीज के बारे में हम अगले जब क्लास लगे उसमें बता देंगे। यहाँ पर है व्यंजन। व्यंजन कहते किसे हैं? सबसे पहले है व्यंजन। तो व्यंजन किसे कहते हैं? परिभाषा क्या होगी? वे वर्ण जिनके निर्माण में स्वरों की सहायता ली जाती हो। वे वर्ण जिनके निर्माण में स्वरों की सहायता ली जाती हो। वे वर्ण जिनके निर्माण में स्वरों की सहायता ली जाती हो व्यंजन कहलाते हैं। यहाँ पर व्यंजन आधे होते हैं। व्यंजन कैसे होते हैं? आधे या अधूरे होते हैं। अगला टॉपिक है व्यंजन हमेशा स्वरों के अधीन होते हैं। व्यंजन हमेशा स्वरों के अधीन होते हैं। व्यंजनों की कुल संख्या, व्यंजनों की कुल संख्या 33 होती है। व्यंजनों की कुल संख्या 33 होती है। इन 33 व्यंजनों को हम 2 भागों में बांटते हैं। इन 33 व्यंजनों को कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। तो नंबर 1 है वर्गीय व्यंजन और नंबर 2 है अवर्गीय व्यंजन। व्यंजनों की जो कुल संख्या 33 है। इन 33 व्यंजनों को हम 2 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 है वर्गीय व्यंजन और नंबर 2 है अवर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन किसे कहते हैं? वे व्यंजन जो वर्गों में बटे हुए होते हैं वो वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं, और वे व्यंजन जो वर्गों में बटे हुए नहीं होते हैं वो अवर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन कहते किसे हैं? वे व्यंजन जो वर्गों में बटे हुए होते हैं वो वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। वर्गीय व्यंजन
व्यंजनों की जो कुल संख्या है वो है 25। वर्गीय व्यंजनों की कुल संख्या 25 है। वर्गीय व्यंजन कहते कैसे हैं? वे व्यंजन जो वर्गों में बटे हुए होते हैं वो वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। तो यहाँ पे एक साइड में लिख देते हैं वर्ग और दूसरी साइड में लिख देते हैं व्यंजन। वर्ग होते हैं 5, वर्गीय व्यंजन 5 वर्गों में बटे हुए होते हैं। वर्गीय व्यंजन 5 वर्गों में बटे हुए होते हैं। एक सूत्र है कादयोमावसाना। कादयोमावसाना यानी का से लेकर मां तक, का से लेकर मां तक के जो व्यंजन है वो कौन से व्यंजन कहलाते हैं? वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन। का से लेकर मां तक के जो व्यंजन है वो कौन से कहलाते हैं? वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। आगे आएगा जो स्पर्श व्यंजनों में भी आएगा कादिमावसाना, वो वहां पे बताएंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले वर्ग आ रहा है, तो का से लेकर मां तक जो जितने भी व्यंजन है वो सभी वर्गीय व्यंजन के अंतर्गत आते हैं और इन सबकी संख्या होती है 25। सबसे पहले का वर्ग, फिर चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इन का, चा, टा, ता, पा, इन पांचों वर्गों को हम ऊ, चू, टू, तू, पू भी कह सकते हैं। ऊ, चू, टू, तू, पू। ऊ, चू, टू, तू, पू भी कह सकते हैं। इन पांचों वर्गों को उदित वर्ग भी कहते हैं। कौन से वर्ग? उदित वर्ग। उदित वर्ग, उदित वर्ण या उदित वर्ग भी कहते हैं। इन 5 वर्गों में कौन कौन से व्यंजन आ रहे हैं? सबसे पहले का वर्ग का पा, खा, गा, घा, ड़ा। इनको क्योंकि व्यंजन हमेशा अधूरे होते हैं, आधे होते हैं, तो आधा कर दिया, हलंत लगा दिया। च, छ, ज, झ, ना। टावर का टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। ऐसे टावर का ता, था, दा, धा और ना। पावर का पा, फा, बा, भा, मा। ये बिल्कुल जो जीरो लेवल का होता है उस जीरो लेवल के हिसाब से करा रहा हूं। ये पावर तो यानी का से लेकर के मां तक के जो व्यंजन है वो सभी के सभी इसमें आ गए और इन सब की जो संख्या है वो कितनी है? 25 है। प्रत्येक व्यंजन में यानी प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। 5 इसमें, 5 इसमें, 5, 5, 5 वर्ग में 5। प्रत्येक वर्ग में व्यंजनों की संख्या 5। 5 गुना 5 करेंगे टोटल आएगा 25। वर्गीय व्यंजनों की कुल संख्या है 25। अब आगे चलते हैं अवर्गीय व्यंजन। अवर्गीय व्यंजन कहते कैसे हैं? वे व्यंजन जो वर्गों में बटे हुए नहीं हो, वे व्यंजन जो वर्गों में बटे हुए नहीं हो उनको अवर्गीय व्यंजन कहते हैं। अवर्गीय व्यंजन ये वर्गों में बटे हुए नहीं होते हैं। इन अवर्गीय व्यंजनों को हम फिर 2 भागों में बांट देते हैं। 2 भागों में बांट देते हैं। एक तो है अंतस्थ और दूसरा है ऊष्म। तो अंतस्थ में या, वा, रा, ला ये 4 आ रहे हैं। ये तो है अंतस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में सा, 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 हा ये 4 व्यंजन
इन 8 वर्णों को हम दो भागों में बांटते हैं। नंबर 1 अंतस्थ और नंबर 2 ऊष्म। अंतस्थ व्यंजनों की जो कुल संख्या है वो है 4 और ऊष्म व्यंजनों की कुल संख्या है वो है 4। 4 और 4 8। अवर्गीय व्यंजनों की कुल संख्या हो गई 8। अवर्गीय व्यंजनों में कौन कौन से आते हैं? एक आता है अवर्गीय व्यंजनों को दो भागों में बांटते हैं, अंतस्थ और ऊष्म। अंतस्थ में 4 संख्या है, कौन कौन से? य व र ला। ऐसे ही ऊष्म में भी 4 संख्या है, स स स हा। दोनों को जोड़ दिया जाए तो टोटल हो जाएंगे 8। ये अवर्गीय व्यंजन है। अब आ रहा है अगला अयोग। 8th क्लास में अयोग को और शामिल कर लिया है। इससे ऊपर की जो क्लास है 10th क्लास है, 12th क्लास है या कॉलेज स्तर की जो क्लास है, उन क्लासों में अयोग का वर्णन नहीं किया गया है। अयोग में जो वर्ण है उन वर्णों को ही जो का त्यों लिख दिया जाता है। तो यहाँ पे आ रहा है अयोग। अयोग में कुल वर्णों की संख्या है 2 और वो 2 वर्ण कौन कौन से हैं? एक है अनुस्वार और एक है विसर्ग। अगर हम बड़ी क्लास में पढ़ेंगे तो वहां पे हम अयोग वर्ण पढ़ेंगे, अनुस्वार और विसर्ग पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हम 8th क्लास तक अयोग को 2 भागों में बांट दिया गया है। एक है अनुस्वार और दूसरा विसर्ग। अनुस्वार में आता है अंग और विसर्ग में आता है घ। इनको इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पे ये आपका जो टॉपिक है वो समाप्त हो गया है। वर्ण विचार पूरे हो गए हैं। जिस किसी भी स्टूडेंट्स को वर्ण विचार समझ में नहीं आए हो वो कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।